हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। तो आज जो है हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमने अकाउंटेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए थे अपनी पहली वीडियोस में। अब आपका एग्जाम बहुत ही नियर है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी बाकी के टॉपिक्स रहते हैं उन सबको हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करें। हमारा जितना भी बाकी सिलेबस जो है वो रहा है उन सबको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आज अपना एमसीक्यूज जो पैटर्न है हमारा, हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद एमसीक्यूज। हमारा आज का टॉपिक, तो हमारे पास एमसीक्यूज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो रहता है हमारे पास, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एज when they occur and classify them into suitable account heading is the subject matter of। यानी कि ये हमें पूछ रहा है कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसे क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे किस अकाउंट के अंदर या फिर किस हेडिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि हम ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो होती हैं, यानी कि डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है। अब ये हमसे पूछता है कि डे टू डे बेसिस पर जब वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सबको हम रिकॉर्ड कर कर किस बुक के अंदर लिखते हैं, और यानी कि ऐसी कौन सी हेडिंग है, उस बुक का क्या नाम है जिसके अंदर हम इन सारी ट्रांजैक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर रहते हैं चार ऑप्शंस। पहला है बुक कीपिंग, सेकेंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों का मीनिंग देखेंगे पहले, एंड आफ्टर दिस हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। सो अब हम लास्ट से शुरू करते हैं। पहले है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग का प्रोसेस है जहां से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल लेते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, एंड आफ्टर दिस हम जो है वो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एंड इन द एंड हमारे पास जो बैलेंस शीट आती है उससे हमें पता चलता है कि हमें हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारी कंपनी को लॉस हुआ है उस बैलेंस फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा प्रोसेस है ये जानने का कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एट द टाइम एट दिस अकाउंटिंग ईयर क्या रही है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो हमारी कॉस्ट को बताती है। यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे उस प्रोडक्ट में कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का क्या खर्चा है, उसमें क्या कॉस्ट यूज़ की जा रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने वर्कर अपॉइंट किए हैं वो हमसे कितने पैसे ले रहे हैं, हम उन्हें कितनी वेजेस दे रहे हैं। सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू देखते हैं। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड सारी की सारी कॉस्ट रहती है। कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हमें पता चलता है कि कहीं पर भी हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सेस यूज तो नहीं हो रही है, कहीं पर भी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अननेसेसरी तो नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव ही ये है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चले कि कहीं पर भी हमारे एक्सपेंसेस अननेसेसरी वे में ना जा रहे हो या फिर अननेसेसरी वे में यूज ना हो रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहा जाता है या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा
प्रोसेस है या फिर एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें स्टेटमेंट बनाई जाती है, जहाँ पर हम अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो आउटपुट आई है वो क्या है, और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। यानी कि हमारे जितने भी डिसीजन होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो भी डिसीजन होगा वो सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो आउटपुट आए हैं उनके बेसिस पर लिया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है मैनेज करने के लिए, अपनी कंपनी की चीजों को मैनेज करना और उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। अब जो हमारा लास्ट वाला रहता है वो है बुक कीपिंग। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम रहता है बुक कीपिंग। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास रहेगा बुक कीपिंग। फर्स्टली जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और जिनको क्लासिफाई किया जाता है और उस अकाउंट के हेड को जो नाम दिया जाता है वो रहता है हमारे पास बुक कीपिंग। सो द आंसर इज बुक कीपिंग। और हमने टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहता है bookkeeping is mainly concerned with the recording of financial data related to the insignificance and orderly manner। अब बुक कीपिंग जो है वो कौन करता है? अब बुक कीप यानी कि हर एक इंसान जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं करता है, और फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड जो भी बुक कीपिंग की जाती है या फिर जो उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो कौन करता है? फर्स्ट वन इज कंपनी, सेकेंड वन इज बिजनेस, थर्ड वन इज मॉनेटरी एंड द फोर्थ वन इज पर्सनल। तो बुक कीपिंग जो है वो मेनली किससे कंसर्न्ड है, यानी कि वो मेनली किससे रिलेटेड है, और उसके अंदर फाइनेंशियल डाटा जो रिकॉर्ड किया जाता है वो क्यों, किसके लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है बिजनेस। यानी कि बुक कीपिंग जो मेनली रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। और उसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जो भी उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है वो किसके लिए की जाती है? बिजनेस के लिए। हम अपने बिजनेस के लिए उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू। हमारी अकाउंटिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अब हम अपने सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है summarize the data, second one is assist the management in performing functions effectively, third one is interpret the financial data, and the last one is record all business transaction of monetary nature। अब जो अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है वो क्या रहता है? अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और और उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि मॉनिटरी टर्म्स में है। यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो सभी ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा एक मॉनिटरी टर्म्स में रहती है, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू हमेशा रहती ही रहती है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारे पास there are two systems of accounting, that is cash basis system of accounting and basic system of accounting। हमारे अकाउंटिंग के दो सिस्टम्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका हमारे पास आ जाता है कैश, एंड जो हमारा दूसरा तरीका रहता है वो रहता है
एक्यूरल। अब कैश क्या है और एक्यूरल क्या है? अब कैश में क्या रहता है, जो हम कैश अकाउंटिंग करते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या फिर जितने भी लेन देन हुए हो रहे हैं उनमें कैश का इंक्लूजन। मतलब अगर हमने कोई चीज ली है या कोई चीज दी है, अगर वो इन द बेसिस ऑफ कैश है यानी कि हमने कुछ लिया या दिया है पैसा देकर, तो हम उसे कैश अकाउंटिंग कहेंगे, यानी कि हम उसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई भी चीज क्रेडिट पर है या उधार पर है तो हम उसे कैश में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी कि कैश में सिर्फ वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कैश के थ्रू की जा रही हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो उसी साल की हो। अब पिछले साल की कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कैश में की गई है या फिर कोई भी एडवांस है जो कैश में दिया गया है, तो उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम कैश के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हमारी कैश अकाउंटिंग के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और कोई भी क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी उधार वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। कैश अकाउंटिंग में या फिर कैश बेसिस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिनमें कैश इंक्लूड है। एट द प्रेजेंट जो हम कैश देकर या फिर कैश लेकर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और कोई भी उधार वाली या फिर कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्यूरल अकाउंटिंग। अब एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्यूरल सिस्टम हम क्या कह सकते हैं कि क्या होता है। अब एक्यूरल क्या है, ये होता है ईयरली बेस, यानी कि हमारे उस अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या फिर वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी एक्यूरल बेसिस में जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि कैश में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में हुई हैं। यानी कि अगर हमने कुछ उधार पर लिया है या फिर उधार पर दिया है, वो सब भी हम एक्यूरल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। अपने कैश की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की जाएंगी और अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की जाएंगी एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। यानी कि हमारे अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, एक रहता है हमारे पास कैश और एक रहता है एक्यूरल। कैश में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, और एक्यूरल में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, बट सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हुई होती है, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर को बेसिस लेकर एक्यूरल अकाउंटिंग जो है वो की जाती है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द अल्टरनेटिव टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा अल्टरनेटिव जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या रहता है, यानी कि अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरी कौन सी अकाउंटिंग करेंगे जिससे हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग या प्रॉपर अकाउंटिंग हो। तो इसका हमने अभी अभी देखा है कि हमारे अकाउंटिंग के दो ही सिस्टम रहते हैं, एक कैश और एक एक्यूरल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का अल्टरनेटिव हमेशा रहेगा एक्यूरल बेसिस। अगर हम कैश बेसिस नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम हमेशा एक्यूरल बेसिस से अकाउंटिंग जो है वो करना प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, the system of recording transactions based on the dual expect concern is called। ये हम अपने पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट वो क्या रहता है या फिर उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज एंट्री सिस्टम, सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम,
एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डबल अकाउंट सिस्टम। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ड्यूल एक्सेप्ट हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट है। यानी कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमेशा दो अकाउंट्स पर पड़ता है, एक डेबिट अकाउंट पर पड़ेगा, दूसरा क्रेडिट अकाउंट पर पड़ेगा। कुछ भी लेना या देना, किसी भी ट्रांजैक्शन का हमेशा डबल इफेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट, हमारा ड्यूल एक्सेप्ट कंसर्न कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट अकाउंट पर और दूसरा हमारा रहता है क्रेडिट अकाउंट पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर द ड्यूल एक्सपेक्ट कंसर्न। अब हमने पहले ही पढ़ा था, हमारी कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस रहती हैं जिसमें कि हमने देखा था कि हमारा जो ड्यूल एक्सपेक्टेशन है उसने हमें कहा है कि हमारा जो एसेट है कंपनी का वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि हमारे कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए होंगे या फिर कहाँ से आए होंगे, या तो ऑनर ने जो पैसा लाया है वो, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमेशा हमने एज अ लोन के थ्रू उठाया होगा किसी से, या फिर एज अ लोन किसी से लिया होगा हमारे कंपनी के एसेट्स को लेने के लिए। यानी कि अगर हमने कंपनी में कोई भी एसेट चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन रहता है हमारे पास कि कैपिटल जो एक ऑनर लेके आएगा। अगर वो कैपिटल सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा कंपनी के लिए लोन लेते हैं। तो यानी कि हमारे एसेट्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है liabilities of a firm are 8 lakh and the capital of the proprietor is 7 lakh, then total assets are। अगर हमारी लाइबिलिटीज जो है फर्म की वो 8 लाख है और जो हमारी कैपिटल लेकर आया है जो प्रोप्राइटर वो हमारी 7 लाख है, तो हमें बताइए कि हमारे जो एसेट्स होंगे वो कितने होंगे। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि हमारा जो ड्यूल एक्सेप्ट कंसर्न है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है वो हमेशा क्या रहती है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। यानी कि हमारे एसेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे, उसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइबिलिटीज दी गई हैं वो हमें कितनी दी गई हैं, 8 लाख, और जो हमें कैपिटल दी गई है वो कितनी दी गई है, 7 लाख। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे टोटल एसेट्स। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एसेट्स आर 14 lakh and liabilities are 6 lakh, his capital would be। कि अगर हमारे एसेट्स जो हैं वो 14 लाख हैं और हमारी लाइबिलिटीज जो हैं वो 6 लाख हैं, तो हमारी कैपिटल क्या रहेगी। अभी हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास एसेट्स की वैल्यू दी गई है और वो हमें दी गई है 14 लाख, और हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज की वैल्यू दी गई है जो कि हमें दी गई है 6 लाख। अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। यानी कि 14 लाख माइनस 6 लाख
इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कि हमारा जो कैपिटल का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 8 लाख। तो 8 लाख हमारा सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, जब हम कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा। हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि जब भी हम कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड करते हैं तो वो हमेशा हमारे कंपनी के एसेट्स के बराबर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स एंड थर्ड है लॉसेस एंड द लास्ट वन इज टोटल एसेट्स। तो हमारे कैपिटल और लाइबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होंगे, यानी कि हमारी कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं उनके बराबर होंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गुड फॉर अ बिजनेस रन बाय अ फुटवेयर मर्चेंट। अगर कोई पर्सन है जिसका एक फुटवेयर का बिजनेस है तो उसके लिए इनमें से कौन सा जो है वो एज अ गुड्स होगा, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज जो है वो एज अ गुड्स यूज करेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि शूज, क्योंकि एक फुटवेयर मर्चेंट के लिए उसकी जो गुड्स रहती हैं वो हमेशा शूज रहती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि इनमें से कौन सी हमारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है गुड्स परचेज फॉर फ्रॉम 1000, हमने 1000 के कुछ गुड्स लिए। अगर हम कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे, इसलिए ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग द गुड्स फॉर 2000, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, कुछ गुड्स खरीदना चाहते हैं 2000 के। रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 5000, हमें बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिला है 5000 का। और हमारा लास्ट ऑप्शन है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 3000, हम लैंडलॉर्ड को जो है वो रेंट पे कर रहे हैं 3000। अब इसमें से कौन सी हमारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, अब हमें देखना है। अब पहला तो है कि गुड्स, अगर हमने कुछ गुड्स खरीदे, अगर हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं तो वो हमारे एक बिजनेस में हम उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर हम उससे बिजनेस में सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमारी बिजनेस से रिलेटेड है। अब सेकंड में क्या है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग द गुड्स फॉर 2000, यानी कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया गुड्स को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक हमने वो गुड्स खरीदे नहीं है। एक ऑर्डर प्लेस किया कुछ गुड्स को खरीदने के लिए, यहाँ पर हम सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ना ही कुछ खरीद रहे हैं ना ही कुछ दे रहे हैं। और जहां पर हम सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब रहता है, हमेशा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेना या देना। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम वहां से कुछ लेंगे और उसे बिहाफ में कुछ कैश देंगे। इंटरेस्ट हमें बैंक से मिल रहा है, हमने बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाया है, बैंक हमें कुछ दे रहा है, वो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। अब हमने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, यानी कि कुछ कैश हमारा जा रहा है, वो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। पर जहां हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वहां पर ना ही हम कुछ ले रहे हैं और ना ही हम कुछ दे रहे हैं, इसलिए ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं रहेगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following transaction is not financial in nature, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, यानी कि जो बिजनेस या फिर फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अब फर्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है कैश देकर तो यानी कि अगर हम मशीनरी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ बिजनेस पर्पज से रिलेटेड है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई क्योंकि इसमें मनी भी हमारा जो है वो इंक्लूड है। अब दूसरा रहता है विड्रॉ ऑफ कैश बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अब एक प्रोप्राइटर यानी कि एक ऑनर ने कुछ कैश अपने बिजनेस से निकाला
अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी कि वो यहाँ पर कैश निकाल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है। अब लास्ट है डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब, एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना। यहाँ पर कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कुछ भी पैसे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहा है, ना ही उसे कुछ दे रहा है ना ही उससे कुछ ले रहा है इन बिहाफ ऑफ कैश। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स ऑफ अ ट्रेडर आर 7,25,000 and outsider liabilities are 4,25,000. Owners equity will be। अब ऑनर्स इक्विटी क्या होता है? अब ऑनर्स इक्विटी हम किसे कहते हैं? ऑनर्स इक्विटी हमारे पास रहती है कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है, ऑनर्स इक्विटी का दूसरा नाम हमारे पास है कैपिटल। यानी कि यहां पर हमें एसेट्स की वैल्यू दी है और लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है, और हमारा एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो 7,25,000 और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो हैं 4,25,000। तो यहाँ से हमें पता करना है कि हमारी जो कैपिटल है यानी कि ऑनर की जो इक्विटी है वो कितनी रहेगी। अगर 7,25,000 में से हम 4,25,000 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कैपिटल, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज। यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उसे हम किसके अंडर लिखते हैं या फिर वो किसके अंडर आता है? फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, सेकंड वन इज अकाउंटिंग, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो रखते हैं वो हमारा किस प्रोसेस के अंदर आता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज। यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना अपनी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, वो हमारा किस प्रोसेस के अंदर आता है या फिर किस हेडिंग के अंदर आता है? हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उन सबको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, एंड रिकॉर्डिंग के बाद जो हम उनका सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रखते हैं या फिर उनको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है वो हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर। यानी कि जिसके अंदर हमने अपनी हर एक ट्रांजैक्शन के प्रॉपर रिकॉर्ड रखे हैं जिनको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है, उस हेडिंग का जो नाम है वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि हर एक रिकॉर्ड की अलग अलग क्लासिफिकेशन, जहां से हमें सिंपली समझ आ जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अकाउंटिंग इन द मॉडर्न टाइम इज टर्म्ड एज। अकाउंटिंग को हमारे मॉडर्न टाइम में क्या कहा जाता है, या फिर अकाउंटिंग का क्या मतलब है हमारे मॉडर्न टाइम में, हमारे आज के टाइम में हम अकाउंटिंग को एज अ क्या ट्रीट करते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी यूनिट्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो क्या है? एक सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग से ही हमारे बिजनेस से रिलेटेड और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सेकंड है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्योंकि उसी से हमें बिजनेस में जो भी चीजें चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उन सारी चीजों का पता चलता है। तो सेकंड भी हमारा जो है वो करेक्ट है। अब लास्ट है एन अकाउंटिंग ऑफ
An art of recording, classifying and summarizing transaction in monetary units. अब हमारी अकाउंटिंग जो है उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी की जाती है, क्लासिफाइंग यानी कि क्लासिफिकेशन भी की जाती है, समराइजेशन भी की जाती है और वो मॉनेटरी टर्म्स में ही रहती है। तो यानी कि हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं और हमारी अकाउंटिंग का जो दूसरा नाम है वो बिजनेस इंफॉर्मेशन या फिर सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन भी रहता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व। हमारे अकाउंटिंग के जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनमें कौन कौन आता है, यानी कि अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के दो टाइप के यूजर्स रहते हैं, एक हमारे रहते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे हमारे रहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब हमारे इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, हमारे इंटरनल यूजर्स में आ जाते हैं कंपनी के अंदर के लोग, यानी कि हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे। और हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में कौन रहता है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में रहते हैं हमारे कस्टमर्स या फिर जिनसे हमने पैसा लिया हो, जिनको हमने पैसा देना हो, वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ये जानने के लिए कि क्या इन फ्यूचर हम उन्हें वो पैसा रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएगा कस्टमर्स, जो कि हमारी कंपनी के बाहर के हैं, बट उन्हें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ये जानने के लिए कि क्या हमारी जो कंपनी है वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी चीज है जो अकाउंटिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हमारा एक प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं उसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग। अब हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस आ जाते हैं, पहला है बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। अब हमें पता है, हमने पहले ही अपने एक ऑप्शन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं या फिर मैंने आपको बताई हैं। हमने देखा है कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो कॉस्ट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का। और मैनेजमेंट में जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है, वो आउटपुट को देख के डिसीजन लिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बुक कीपिंग है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज पर, क्योंकि बुक कीपिंग हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज जस्ट अ रिकॉर्डिंग। एक फर्स्टली जहां हम चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो हमारी बुक कीपिंग किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस पर डिपेंड नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो आएगा अकाउंटिंग इज ट्रीटेड एज बोथ साइंस एज एन। अकाउंटिंग एक साइंस है और अकाउंटिंग क्या है। हम हमेशा अपनी डेफिनेशंस में भी पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एज एन आर्ट, कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस है और एक आर्ट है, क्या करने का, बिजनेस की पोजीशन को जानने का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पता लगाने का एक तरीका। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज मेड टू मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ। बुक कीपिंग जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं या फिर हम किसका रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। अब फर्स्ट है नन ऑफ द अबव, कॉलेज ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फिर सेलिंग ट्रांजैक्शन। तो हमने अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा कि हम बुक कीपिंग क्यों स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी या जो भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी की सारी हमारी हमेशा बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। यानी कि बुक कीपिंग हमें बताता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम बुक कीपिंग अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीजों को याद रखने के लिए करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू, हमारी अकाउंटिंग का प्राइमरी या फिर हमारी अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा क्या रहता है? फर्स्ट वन इज abnormal record, second one is normal record, third one is unsystematic record and the last one is systematic record. तो हमारी जो अकाउंटिंग है उसका हमेशा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि हम हर चीज का सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखें, यानी कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, उन सबका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए ताकि हमें इन फ्यूचर कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रहता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स एंड, हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे अकाउंटिंग के हमेशा दो टाइप के यूजर्स रहते हैं, एक रहते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे हमारे जो रहते हैं वो रहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में कौन आ जाएंगे? जो कि हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर जो हमारी कंपनी के वर्क से रिलेटेड है, वो सारे के सारे हमारे हमेशा इंटरनल यूजर्स में आते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर जो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जिनसे हमने कुछ उधार पर लिया है और हमें उन्हें कुछ पे बैक करना है इन फ्यूचर। ये सारे के सारे पर्सन हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, एक प्रूफ चाहिए कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही है, क्या वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम उनको इन फ्यूचर पे बैक करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डर्स, सेकेंड है कस्टमर्स, थर्ड है इंटरनल यूजर्स एंड द फोर्थ इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा दो टाइप के यूजर्स रहते हैं, एक फर्स्ट है एक्सटर्नल और सेकेंड होगा हमारा इंटरनल यूजर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, हमारा जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का कौन सा प्रोसेस यानी कि कौन सा स्टेप है? हमारा बुक कीपिंग अकाउंटिंग में कौन से नंबर पर आता है? हम बुक कीपिंग अकाउंटिंग में कब करते हैं? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमारा बुक कीपिंग हमेशा जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि हम बुक कीपिंग से ही अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। हम बुक कीपिंग से ही देखना शुरू करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या लेन देन हो रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम हमारी जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो जिस बुक के अंदर की जाती है उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सिस्टमैटिक वे में जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उसी का नाम बुक कीपिंग रहता है। इसलिए बुक कीपिंग हमारी अकाउंटिंग का हमेशा प्राइमरी या फिर कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप रहता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग इज, हमारी अकाउंटिंग का जो एक्चुअल रिकॉर्ड मेकिंग फेज है वो क्या होता है? अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज लेजर, थर्ड इज बुक कीपिंग एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग। सो अगेन हमारा जो आंसर रहेगा वो बुक कीपिंग रहेगा, क्योंकि एक्चुअल फेज यानी कि जहां से हमारी एक्चुअल चीजें स्टार्ट हो रही हैं, जहां से हमारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है वो क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे हम किसके अंदर करते हैं, उस अकाउंटिंग के उस फर्स्ट स्टेप को या फिर उस एक्चुअल इंसिडेंट्स को जहां से वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हमेशा बुक कीपिंग कहते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज बोथ, अकाउंटिंग हमारा क्या क्या है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, नॉट एट ऑल। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, नॉट एट ऑल। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आर्ट एंड साइंस। ये हमने अभी अभी देखा है कि हमारा अकाउंटिंग एक प्रोसेस या फिर कह सकते हैं